हेलो गाइस, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर की, और आज हमारा टॉपिक है लिमिटेशन और डिफेक्ट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस भी आप बोल सकते हो कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कहाँ इसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूसरी बात और एक छोटा सा और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वो होगा कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर यूनिट। एक यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना। तो पहले इसकी बात करते हैं हम, लिमिटेशन और डिफेक्ट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आई थिंक आपने पिछले वीडियोस सारे देख लिए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे, और आज हम ये छोटा सा प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिमिटेशन और डिफेक्ट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए कि हम डायमेंशन का यूज कहाँ नहीं कर सकते। होता है ना, जैसे आप सोचो एक क्वेश्चन कर रहे हो, एक क्वेश्चन आपने किया, एक मेथड लगाया, नहीं सॉल्व हुआ, तो आपको हार मानने की जरूरत नहीं है, आपको खुश होने की जरूरत है। वाह, मुझे पता चल गया कि इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। सोचो अगर 10 टाइम्स आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करो और 10 टाइम्स अलग अलग मेथड से करो और उस 10 मेथड से में आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो अगर 10 मेथड में आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो आप क्या सोचेंगे? आपका टाइम वेस्ट हुआ? नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपको 10 ऐसे मेथड पता चल गए जिस मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो उसको पॉजिटिव वे में आपको सोचते हुए आपको पढ़ाई करनी है, सब कुछ आसान होगा। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो लिमिटेशन और डिफेक्ट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहली बात इसमें की गई है कि द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कांट बी डिटरमाइंड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कुछ ऐसी वैल्यू होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा, एग्जाम्पल मैं साइड में बता दूंगा, लेकिन ये आपको नोट्स में लिखना हुआ है कि लिमिटेशन कितने हैं। एग्जाम्पल केवल समझने के लिए देखो, जैसे V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आपने पढ़ा था ओम साहब का लॉ। ओम साहब ने क्या बताया था? अप्लाइड पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड करंट। तो V इज इक्वल टू आप लिख रहे थे R इंटू I लिख रहे थे। ऐसे कुछ वैल्यू जैसे कांस्टेंट आता था, अब इसको रेजिस्टेंस बोलते थे। तो ऐसे कुछ ऐसे वैल्यू होती है कि जैसे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA हो जाता है, तो F इज इक्वल टू K इंटू MA हो जाता है। अब सोचो K, आपने कभी देखा K? इस K की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट, जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसको फाइंड करने के लिए हम डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसी वैल्यू होती है जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमें पता है, उसका फाइंड कर सकते हैं यूनिट के बेस पर। लेकिन अभी देखो, द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज कांट बी डिटरमाइंड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब G की वैल्यू आपको याद होगी, G स्मॉल g की वैल्यू 9.8 होती है, तो डायमेंशनल एनालिसिस से वो वैल्यू हम फाइंड नहीं करते, वो फिक्स है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली वो निकाली गई है। अच्छा, दूसरी बात इसमें बताई गई, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी देन डायमेंशनल एनालिसिस कांट बी यूज्ड। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है? 3 फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है ना, जैसे मान लो MLT, मास, लेंथ एंड टाइम। कह रहे कि इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी, अगर 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर वो डिपेंड करती है फिजिकल क्वांटिटी, देन डायमेंशनल एनालिसिस कांट बी यूज। तो वहां हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन है, आपके दिमाग में रहना चाहिए। पहला क्या है? पहला कांस्टेंट वैल्यू का जो वैल्यू है, न्यूमेरिक कांस्टेंट वैल्यू को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। किससे? डायमेंशनल कॉन्सेप्ट से, डायमेंशनल के रूल से। दूसरा ये है कि फिजिकल क्वांटिटी, एक जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है कोई एक, वो 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं हो सकती, वो 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट इसमें कहा गया है, द इक्वेशन बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, जैसे मान लो ऐसे दिया है y इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, या ऐसे दिया है y इज इक्वल टू a log x
प्लस बी लॉग 7x, कुछ भी ऐसा। अगर इस तरह से इक्वेशन है आपके पास, द इक्वेशन बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री हो या लॉगरिथम हो etc कांट बी एनालाइज, उसको एनालाइज नहीं कर सकते किससे, डायमेंशनल एनालिसिस से। तो ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम डायमेंशनल एनालिसिस ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन पर, लॉगरिथम की इक्वेशन पर अप्लाई नहीं कर सकते, और 3 से ज्यादा अगर फिजिकल क्वांटिटी है वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, और किसी कांस्टेंट वैल्यू का न्यूमेरिक पार्ट हम निकाल नहीं सकते डायमेंशनल एनालिसिस के यूज से। तो ये 3 लिमिटेशंस हैं, इस 3 लिमिटेशन को आप अपने दिमाग में रखिए कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखो अब है ये टॉपिक, टू चेंज द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। कैसे हो जाता है भैया, कैसे हो जाता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, कैसे प्रूफ कैसे होगा? तो ये प्रूफ करने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक एप्लीकेशन है। तो इसको हम समझने की कोशिश करने चल रहे हैं कि कैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम बनता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट का जो कन्वर्जन है उसको आप समझते हैं कि जैसे कोई भी, जैसे देखो ये किलोग्राम किसके लिए आता है, मास के लिए। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी मास की जो यूनिट है वो एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम है और सीजीएस सिस्टम में ग्राम है, सबको पता है। अच्छा बहुत बढ़िया। तो देखिए एक फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास P। अब सोचो ये कई सिस्टम में हो सकती है, 2 सिस्टम मान लो, तो एक सिस्टम में इसकी यूनिट को U1 मान लेते हैं, है ना। एक सिस्टम में इसकी जो यूनिट है वो है U1, ऐसे कुछ U1 और यूनिट तो भैया कुछ भी हो सकती है, मीटर पर सेकंड हो सकती है, मीटर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर हो सकती है। तो इस तरह से कई फॉर्म में आ सकती है, लेकिन बेसिकली किसमें, MLT मास, लेंथ और टाइम। तो मान लो U1 को हमने कंसीडर कर लिया m टू द पावर a, m1 टू द पावर a, L1 टू द पावर b एंड T1 टू द पावर c। ये कंसीडर कर लिया कि एक फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, U1 ये है। और मान लो इसी का दूसरे सिस्टम में, जैसे मान लो ये MKS है और ये आपका CGS है, तो इसमें U2 मान लो सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे अभी मैंने बताया किलोग्राम एक यूनिट हो गई, ग्राम अलग यूनिट हो गई, सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर से समझो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब सोचो ये किलोग्राम, ये यूनिट है किसमें, MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड में। ये ग्राम, ये यूनिट किसमें है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। तो है एक ही फिजिकल क्वांटिटी, ये भी मास है, ये भी मास है, लेकिन केवल सिस्टम ऑफ यूनिट अलग है। ये बात समझ में आ रही है ना, ये आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई थिंक आप लोग होशियार हैं, समझ रहे होंगे। अब सोचिए ये M1 L1 T1 हो गया, यहां पर इसको हमने M2 टू द पावर A मान लिया, L2 टू द पावर B मान लिया एंड T2 टू द पावर C मान लिया। कोई बुराई नहीं है, ध्यान से समझें आप, ध्यान में समझ में आ भी रहा होगा। सोचिए ये यूनिट हो गया, ये यूनिट इसका, ये इसका यूनिट, ये U1 मान लिया हमने, इसको यूनिट U2 मान लिया। अच्छा, अब दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर आप एक बात सोचो, मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में कभी जाके आप मान लो आपको शुगर लेना, आपको 1 kg से शुगर लेना। आप मार्केट में जाओ और बोलोगे क्या, भैया 1 शुगर दे देना, 1 शुगर नहीं ना, 1 के साथ kg भी लगाओगे आप। अब मान लो आप मार्केट में गए पोटैटो लेने, बोला भैया 5 किलो आलू दे देना, बोलते हो 5 किलो आलू देना। कभी बोला आलू दे देना, बोलेगा कितना। इसका मतलब वहां भी नंबर के साथ यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो फिजिक्स में ये जो आप देख रहे हो यूनिट, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 2 किलोग्राम मान लो लिखा है, किलोग्राम क्या है, यूनिट है, और ये 2 क्या है, नंबर है। तो नंबर और यूनिट होते क्या है, बुक में ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मेरा जो सेंस कहता है, मैंने बनाया है कॉन्सेप्ट और आप इसको समझें। आई थिंक द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन है द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड यूनिट। अगर ये अकेला है किलोग्राम तो उसको आप यूनिट बोलेंगे, और अगर केवल इस किलोग्राम को हटा दो, केवल 2 लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, तो उसको नंबर बोलते हो। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड।
द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। कहीं लिख सकते हो द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। चलो अब इसमें आ जाओ, ये क्यों बताया नंबर और यूनिट क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड यूनिट इज इक्वल टू कांस्टेंट। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अब इसी को यहां अप्लाई करना। देखो अभी सोच लो यहां पर किलोग्राम था, यहां नंबर था, तो इसका मतलब, और ये 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल था। इसका मतलब यह यूनिट इस यूनिट के बराबर कब हो सकती है? जब इसका नंबर n1 मान लो, इसका नंबर n1 u1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n2 u2 लिख सकते हैं, है ना। ऐसे नहीं बराबर होगी, जब इसका नंबर और इसका नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखो नंबर और यूनिट का जो कॉम्बिनेशन है वह दूसरे नंबर और यूनिट के कॉम्बिनेशन के इक्वल हो जाता है। अब दोनों की वैल्यू अगर लिखो, n1 u1 की जगह क्या आएगा, m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b एंड t1 टू द पावर c इज इक्वल टू n2 m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b, t2 टू द पावर c। वाह, n2 इज इक्वल टू अगर लिखना है भाई, n2 इज इक्वल टू, आप सोच रहे होंगे n2 मैंने इधर लिख दिया चलो इधर भी लिख लो, कोई बात नहीं। n2 इज इक्वल टू n1 तो ऐसे रहेगा, m1 डिवाइड बाई m2, एक साथ लिख रहा हूं ध्यान से समझना इसको, टू दी पावर a हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। यहां भी पावर m1 पावर a और m2 पावर a है, तो दोनों को एक साथ ब्रैकेट में लगा के पावर a लिख दो। अच्छा दूसरा आ जाओ, l1 टू दी पावर b, यहाँ आएगा डिवाइड होगा तो l2 टू दी पावर b, तो दोनों पर एक साथ पावर b लिख दिया। देखो यहाँ t1 है, t1 और वहाँ t2 है, टू दी पावर c हो जाएगा। फाइनली मतलब ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है कि n2 इज इक्वल टू n1 टाइम्स ऑफ m1 टू दी पावर m1 बाई m2 टू दी पावर a एंड l1 बाई l2 टू दी पावर b एंड t1 बाई t2 टू दी पावर c, पावर c। तो देखिए ये जो फार्मूला है इससे हम किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बता सकते हैं कि जैसे 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे होता है ये भी हम प्रूव करके देख सकते हैं। 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन कैसे होता है ये भी प्रूव करके देख सकते हैं। 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्ग कैसे होता है ये भी प्रूव करके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ दिस कन्वर्जन। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन हमने लिया है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट पर बेस्ड। इफ द वैल्यू ऑफ g इन MCAS सिस्टम इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g इन CGS सिस्टम। अब सोचो g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। तो सबसे पहले बात डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। द डायमेंशन ऑफ g इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ g इज LT माइनस 2 पता होना चाहिए आपको, डायमेंशन ऑफ g LT माइनस 2, ठीक है। अच्छा अब देखो m केस में n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, यही फार्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। तो n2 इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, n2 इज इक्वल टू n1 u1 डिवाइड बाई u2, यही पढ़ा था। देखो सीधे फार्मूला यूज करो, मतलब इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, पूरा स्टेप बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन है ना इसलिए। n1 इसकी जगह आपने लिखा था m1 डिवाइड बाई m2 टू द पावर a, ध्यान से l1 डिवाइड बाई l2 टू द पावर b, मार्कर हल्का चल रहा है तो थोड़ा काला ले लेते हैं। अच्छा ओ माय गॉड, तो चल ही नहीं रहा। ओ देखिए t1 बाई t2 टू दी पावर c, ये फार्मूला था। अब इस फार्मूले पर इसको यूज करना है, अप्लाई करना है, ठीक है, अप्लाई करना है। चलो अप्लाई करते हैं। n1 की वैल्यू कितनी, यहाँ पे वैल्यू ऑफ g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो n1 की वैल्यू 9.8 है ना। अच्छा m1 है क्या, नहीं है, m1 है ही नहीं, तो m1 नहीं है इसका मतलब ये स्टेप 1 कंसीडर किया जाएगा, है नहीं तो क्या m1 बाई m2 टू दी पावर
जीरो लिखो, अगर दिखाना चाहते हो, है ही नहीं तो पावर जीरो लिखेंगे, पावर जीरो कोई वैल्यू होती है तो 1 हो जाता है वो। अच्छा बहुत बढ़िया। L1, L तो है, बहुत अच्छे, L है, L1 डिवाइड बाई L2 टू दी पावर क्या है, पावर 1 है। चलिए बहुत बढ़िया। T1 है, T1 बाई T2 टू दी पावर कितना है, -2। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही बातें, सारी बातें समझ में आ रही है। अच्छा अब क्या करना है, कन्वर्जन किस में करना है। अब सोचिए MKS मीटर किलोग्राम सेकंड में था, हमें किस में ले जाना है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में ले जाना है। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में ले जाना है, बहुत बढ़िया। अब तो जिसमें आपको कन्वर्ट करना हो उसमें कन्वर्ट कर दो। ये वैल्यू 1 हो गई ना, यहाँ L1 देखो ध्यान से समझना, यहाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 आगे लिखा हुआ है तो कितना है यहाँ 1 मीटर डिवाइड बाई L2 किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, पावर कितना 1। ध्यान से, ये 1 मीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है ना। अच्छा यहाँ पर T1 ये भी 1 सेकेंड है, यह भी 1 सेकेंड है, पावर -2। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ अब देख लो ध्यान से, 9.8 1 ये मीटर है, किस में चेंज करना है, CGS में। इसका मतलब ये मीटर नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, इसको लिखना क्या है, सेंटीमीटर लिखना है। तो बहुत बढ़िया, तो यहां से इम्प्लाइज दैट N2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, और ये तो कैंसिल हो गया, पावर -2 कितना हो जाएगा, उसका कोई रोल ही नहीं है, पावर यहाँ 1 हुआ। अच्छा तो N2 इज इक्वल टू 9.8 चल रहा है, तो N2 इज इक्वल टू 9.8 इंटू सेंटीमीटर कैंसिल, कितना बचा 100, तो N2 इज इक्वल टू क्या आ गया 980। हो गई ना बात। इसका मतलब G की वैल्यू कितनी हो गई, N2 की वैल्यू यहाँ पर 980 हो गई। तो यहाँ पर 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यूनिट अगर लिखो, अगर इसके बारे में देखो तो N2 इंटू इसकी यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर इसकी यूनिट लिखी जा सकती है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तरीका होता है एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना। चलिए एक और प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक प्यारा सा और एग्जांपल ले लिया हमने, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग में जूल को कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले जूल किसकी यूनिट है, वर्क की। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन जानना जरूरी है। तो डायमेंशन ऑफ वर्क इज ml² t-2, ये वर्क का डायमेंशन होता है, सबको पता है। अब सोच लो अगर MKS सिस्टम में ये जो सिस्टम है ये SI सिस्टम है, SI सिस्टम इज इक्वल टू MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम में जो आपका मैग्नीट्यूड होता है वो SI सिस्टम के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो 1 जूल ये किस में है, MKS सिस्टम में। आपको कन्वर्ट किस में करना है, अर्ग में। ये किस सिस्टम का यूनिट है, CGS का, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड का। ये किसका दिया हुआ है, ये MKS का दिया हुआ है, ठीक है ना। आइए अगर मान लो MKS सिस्टम का जो यूनिट है वो M1 L1 T1 है, और इसका M1 L1 -T, और इसका जो यूनिट है वो M2 L2 एंड T2 है। तो ये अलग अलग यूनिट हो जाएंगे, आप सबको पता है। अब चलो अप्लाई कर देते हैं फार्मूला। N2 इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, M1 डिवाइड बाई M2 टू द पावर A एंड L1 डिवाइड बाई L2 टू द पावर B एंड T1 डिवाइड बाई T2 टू द पावर C। ठीक, अब देखिए वैल्यू रख देते हैं। N1 की वैल्यू कितनी, 1 जूल। M1 मतलब देख लो, M1 मास किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम डिवाइड बाई नीचे M2 किसके लिए है, CGS, मतलब वहां पर क्या आएगा 1 ग्राम आएगा,
ध्यान से समझना। इस पर कुछ है पावर 1 है, बहुत बढ़िया। L1 दूसरा, L1 किसके लिए? MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड मीटर आएगा, इसका मतलब यहाँ पर ये 1 मीटर हो जाएगा डिवाइड बाय L2 किस में आ रहा है? CGS में आया तो सेंटीमीटर आएगा, तो L2 की जगह हम कितना 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। और पावर में इसमें क्या आ रहा है? L पर पावर क्या है? 2 है, समझना बहुत ईजी है। T1 मतलब टाइम है, इसमें भी मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो दोनों में सेकेंड 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड, तो ये कैंसिल हो जाता है, इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। अच्छा आइए, 1 तो यहाँ रह गया। 1 किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना, मतलब MKS को CGS में ले जाना, सेंटीमीटर में ले जाना है, इसका मतलब इस किलोग्राम को कन्वर्ट करना होगा। अब सोचो अगर MKS में लाना होता तो इसको चेंज करते, तो इस बात का ध्यान रखना किस में ले जाना है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में ले जाना है, तो इस किलोग्राम को ग्राम में लिखो, 1000 ग्राम हो गया डिवाइड बाय 1 ग्राम हो गया, बहुत अच्छे। पावर क्या है? 1 है। मीटर सेंटीमीटर में ले जाना है, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, ये भी चेंज हो गया, बहुत बढ़िया। और ये तो कैंसिल हो गया, तो ये तो है ही नहीं। चलिए यहाँ से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा? 1 इंटू 1000 बाई 1 1000 इंटू 100 टू द पावर 2, तो 100 इंटू 100, तो क्या आ गया हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 10 टू द पावर 7, तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई? N2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7, तो N2U2, वाओ, N2U2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। मतलब CGS सिस्टम में वर्क की जो यूनिट है वो क्या होती है? अर्ग होती है, और 1 जूल किसके इक्वल हो गया? मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। कैसे आया? N1U1 इज इक्वल टू N2U2 से। तो ये तरीका है, इस तरह से किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन करते रहें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को देख के लाइक जरूर करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।